नमस्कार दोस्तों। आज नेताजी का जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूँ तो हर साल मनाया जाता है और पूरा देश मनाता है, पर इस बार सरकारी लेवल पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। वो नेशनल मीडिया हो या फिर वेस्ट बंगाल की मीडिया हो, दोनों ही जगह आप देखेंगे आज नेताजी छाए हुए हैं। होना भी चाहिए। देश ने तो राष्ट्रपिता दिया, लौह पुरुष दिया और आधुनिक भारत का शिल्पकार दिया, पर नेता एक ही दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये अजीम विडम्बना है कि सुभाष चंद्र बोस को अक्सर केवल नेहरू के सामने खड़ा करने के लिए याद किया गया है। इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया ही, पर आज भी इतिहासकार कहें या फिर राजनीति के से जुड़े हुए लोग कहें, सुभाष चंद्र बोस को तभी याद करते हैं जब उनको नेहरू के सामने खड़ा करना होता है। पटेल और सुभाष चंद्र बोस दो ऐसे इतिहास के किरदार हैं जिसको नेहरू के सामने खड़ा कर उन्हें कद छोटा करने की कोशिश की जाती है। बंगाल में चुनाव तो भला सुभाष बोस को कोई कैसे ना याद करे। ममता दी तो कर ही रही हैं, सेंटर भी लगा हुआ है, मोदी जी, अमित शाह सभी लगे हुए हैं, पूरे सरकारी तामझाम सरकारी मीडिया लगा हुआ है कि सभी अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस मेरे हैं। सभी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस के सबसे बड़े चाहने वाले, सबसे बड़े भक्त हैं। और सच कहें तो सुभाष चंद्र बोस अगर आज होते तो आज ना और लुटियंस दिल्ली में होते, ना वेस्ट बंगाल में होते, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर में किसानों के साथ बैठे। ये तस्वीर है बंगाल में नेताजी का सरकारी इवेंट चल रहा था। ये तो 23 जनवरी में कभी पिछले 6 सालों में मोदी नज़र नहीं आए, पर आज नज़र आ रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौका है। पर अब यह देखिए, जब सरकारी इवेंट में वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो वहाँ लोग किस तरह से शोर शराबा करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं। शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नायक हैं जिनकी कहानी आज भी अनकही है। उनकी मौत की पहली हो या फिर आज़ादी के बाद उनके ऊपर जो कई कमेटी बताई गई थी, उनमें से नेहरू के समय में भी कमेटी रही थी, उनकी फाइलें हों या बाद में जो कमेटी बताई गई थी उनकी फाइलें हों, सबको सार्वजनिक करने की जो बात होती थी और कई गुप्त फाइलें थी जिसके बारे में कहा जाता है अति गोपनीय है, जिसके नहीं सामने लाया जा सकता। मोदी सरकार ने उसे सामने लाया था। सच है, कई फाइलें आज भी नहीं सामने आ पाई है, पर मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा थी उन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेहरू सामने खड़ा करना था। वो मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने इस पे आगे काम नहीं किया। अब बंगाल में चुनाव है तो फिर से सरकार जग गई है। अब सुभाष चंद्र बोस के नाम पे तो आज भी लोगों में खून उबाल लेता है। तो ऐसे में जब ममता दी और मोदी जी दोनों ही दावा कर रहे हैं अपने आप को सुभाष चंद्र बोस का भक्त होने का, तो यहाँ आपको बताना बहुत जरूरी है कि बंगाली किसानों की हालत भी क्या है। अभी तो ये लगता है इसी आंदोलन जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बनकर रह गया, जो कि दिल्ली के आसपास के किसान हैं। पर सच्चाई इससे परे है। बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि किसान जो बंगाल के जो किसान हैं, क्षेत्रफल तो उनके पास कम है, उत्पादन की दृष्टि से हिंदुस्तान के नंबर 1 में आज भी आते हैं। ये अलग बात है कि आज तक वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट और ममता दी की जो टीएमसी है इनकी सरकार रही है। वहां पर कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। बीजेपी अब कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा रहा, पर बीजेपी जो बोलती है कि वो किसान की तहसी है, तो आपको बता दूं बंगाल नंबर 1 पे है और गुजरात नंबर 4 पे है। जी हाँ, किसान उत्पाद के तुलना करें तो बंगाल नंबर 1, यूपी नंबर 2, पंजाब 3 और गुजरात का स्थान 4 पे आता है, जो कि गुजरात में पिछले 20 साल से बीजेपी का शासन है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये 3 जो कानून लाने की बात हो रही है और अपने आप को किसान हितैषी बताने की बात जो सरकार कर रही है, उसके सोच में क्या फर्क है। जबकि सबसे अमीर प्रदेश में गिनती आता है गुजरात का, पर वहाँ किसानों की हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। बंगाल में चुनाव है तो किसान का मुद्दा उठ ही सकता है, पर एक बात सरकार के लिए फायदेमंद है कि जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए, लाखों संख्या में किसान बैठे हुए, इनमें अभी तक राजनीति हावी नहीं हो पाया है। शायद यही वजह है कि सरकार अभी मान के चल रही है कि किसान बैठे तो बैठे रहें, इनके बंगाल चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सच ये नहीं है।
आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री ने जिस तरह से अपनी खानापूर्ति करते हुए जो ओपनिंग भाषण दिया था, दरअसल ये ओपनिंग भाषण नहीं था, ये एक फेयरवेल था, जिसमें उन्होंने बात तो क्या, सरकारी बात मानने की बात की कि जो पिछले 11 वार्ता जो चली है और ये जो आखिरी वार्ता रही है, उन्होंने घंटे, टाइम सब कुछ तो गिना दिया, पर उन्होंने ये नहीं गिनाया कि जो किसान जो पहले दिन से जिस बात पढ़े हुए हैं, आज भी उस बात पढ़े हुए हैं, सरकार वो क्या करी है। अब जरा सुनिए उनकी बात। ये किसान की बात का मन की बात ज्यादा लगती है। सब लोग लगभग पूरा 2 महीने से निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सरकार ने ही आप सबके सामने किसान के हित में, यूनियन के सम्मान में और आंदोलन के मान में एक के बाद एक प्रस्ताव दिए हैं। ये प्रस्ताव जो आप सबके समक्ष सरकार की ओर से रखे गए हैं, इसके मायने ये नहीं है कि कानून में कोई खराबी है। जो प्रस्ताव हमने दिए हैं वो प्रस्ताव लोग आंदोलित हैं और किसान यूनियन किसान की बात लेकर आई है, तो सरकार को संवेदनशीलता से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर सोचना चाहिए। मंत्री जी के बातों से तो अब ऐसा ही लग रहा है जैसे जब दो दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं तो एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। सर, किसान तो जो शुरू से जो पहले बात बोलते आ रहे हैं, आज वही बात बोल रहे हैं, पर मंत्री जी के सुर थोड़े बदले हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि इनके पीछे किसी का हाथ है जो कि नहीं चाहता कि वार्ता पूरी हो सके। सरकार तो भाई और सरकारी मीडिया तो खुल के बोल रही है, खालिस्तान का नाम ले रही है, पर मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 11 वार्ता जो आपकी चली, पिछले 2 महीने में चली है, तो आप जब उनसे बात कर रहे थे आप, तो वो कौन थे? क्या ये खालिस्तान के ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे? अगर ये खालिस्तान के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, खालिस्तानी सोच के उनके नेताओं के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके पीछे उनका हाथ है, तब जो इन नेताओं के, इन किसान नेताओं के पीछे जो पुलिस लगाई जा रही है, सीबीआई लगाई जा रही है, ईडी लगाए जा रहे हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो उनसे बात करने वाले मंत्री और संतरी पर नोटिस क्यों नहीं? नोटिस तो उनके लिए भेजा जाना चाहिए, क्योंकि अब तक तो वो उनसे बात कर रहे थे। अब जब बादल सिलसिला टूट गया तो पराये हो गए वो, अब उनमें कमियां आपको नजर आने लगी है। मंत्री जी का प्रस्ताव कम, फेयरवेल स्पीच ज्यादा लग रहा था। मंत्री जी तो काफी खुश होंगे, पर वो ये बात भूल रहे हैं कि जब ये 3 कानून लागू हो जाएगा तो आने वाले समय में कृषि मंत्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, बस वो नाम करा जाएगा। क्योंकि अब आगे की जो मीटिंगें होंगी उसमें कृषि मंत्री नहीं होंगे, बल्कि एक किसी कंपनी का सीईओ होगा। वो खादी की जगह टाई कोट पहन कर आएगा, वो किसानों से डील करेगा। और डील क्या होगी? लैपटॉप लेकर बैठेगा, पीपीटी में सारे से प्रपोजल होंगे और वो किसानों को दिखाएगा, समझाएगा कि आप देखिए ये आपके फायदे का है, ये आपके नुकसान का है, ये सारी चीजें हैं। इस बीच में मंत्री जी कहाँ होंगे ये तो नहीं पता, पर ये जरूर है किसान होंगे। और जिस बात की जा रही है, जो कि बिचौलिए घटाने की बात कर रही है, वो बिचौलिए दरअसल वो मंत्री जी होंगे और ये कृषि विभाग होगा, जो कि पूरे तामझाम के साथ अब जो देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, आज किसानों से बात कर रहे हैं, कल ये नहीं होंगे, ये खद्दरधारी नहीं, कोट और टाईधारी कल से बैठेंगे। और अगर ये 3 कानून लागू हो गया तो जो मैं बोल रहा हूँ, आप सच में देखेंगे आप कि कृषि मंत्री और इनका मंत्रालय बस नाम का होगा। कंपनियों के सीईओ बैठेंगे, वो किसानों के साथ डील करेंगे। सरकार ने तो अपना दाव खेल दिया, अब वो मान चुकी है कि अब बातों से ये किसान मानने वाले नहीं है, अब वो तोड़ने की कोशिश हो रही है किसानों को। कुछ ऐसे सरकारी किसान पैदा किए जाएंगे जो कि सरकार की, जो पहले से ही जो सरकार के फेवर में बातें कर रहे हैं और इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि मीटिंग उनके साथ हो, पर किसान अपने 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं और वो सरकार की हर चाल को पहले दिन से समझ रहे थे। अब सबसे पहले 26 जनवरी का जो परेड है, इसके बारे में सरकारी अमला और मीडिया जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कल एक वीडियो भी आया था, एक नकाबपोश पकड़ा गया वहां पे, जो कि किसानों को मारने की प्लान बना रहा था। देखते हैं 26 जनवरी को क्या होता है। कुछ देर पहले आपने सुन लिया होगा, टीवी ने फिर कहा है वार्ता बेनतीजा निकली, पर दरअसल बेनतीजा कहना ठीक नहीं है। सही तो ये कहना होगा कि वार्ता टूट गई। वार्ता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सिर्फ फ्रूटलेस नहीं थी, ये इसे ब्रेकडाउन कहना चाहिए वार्ताओं का, क्योंकि इस वार्ता के पूरा होते होते मंत्री जी ने आखिर में, जैसे अलविदा वाला होता है ना,
इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट इशारा है कि अब वार्ता का दौर खत्म हो गया, वार्ता से कुछ नहीं निकला, तो आगे क्या रास्ता है। एक बात और आपको बता दूं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा नहीं चल रहा, इसके देखने के लिए आपको अखबारों की जरूरत नहीं है और ना टीवी देखने की जरूरत है। जब आप देखिए कि मोदी जी की छवि सुधारने की सर्वे होने लगे तो समझ लो कि देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा। और नोटबंदी का समय रहा हो, जीएसटी का रहा हो, या जब लॉकडाउन लगा था और मजदूरों को पैदल चलना पड़ा था, या अब किसान आंदोलन चल रहा हो, मीडिया में अक्सर आप देखें सर्वे कराने शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि मोदी जी की भैया ग्राफ ऊपर है या नहीं है। अब आपको पता है इस तरह के सर्वे किस तरह से होते हैं, किन लोगों से पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते हैं। उनको तो बस नेता की छवि रखनी है, यहाँ कुछ भी हो रहा नेताजी की छवि कुछ असर नहीं आनी चाहिए, नेताजी की छवि बनी रहनी चाहिए और वही देखने को मिल रहा है। अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं नमन करता हूँ, उनकी कई भी बात को यहाँ दोहराता हूँ जो कि किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। उन्होंने कहा था, मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हमसे कौन कौन जीवित बचेंगे, पर मैं जानता हूँ अंत में विजय हमारी होगी। नमस्कार।